स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में भाजपा और विपक्ष के बीच जुबानी जंग। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कश्मीर घाटी में स्थिति नहीं है सामान्य। भाजपा का पलटवार, कहा उमर अब्दुल्ला के पिता 1990 में आतंकवाद फैलने के बाद कश्मीर से भाग गए थे लंदन। रूबिया सईद अपहरण का मामला, जम्मू की विशेष टाडा अदालत में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 14 दिसंबर को। यासीन मलिक है मुख्य आरोपी। जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी अभी भी हैं सक्रिय, पूरी तरह आतंकी ढांचे को किया जाएगा ध्वस्त। बीजेपी नेता अशोक कौल का बयान। बारामूला में पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कुछ हथियार भी बरामद, मामला दर्ज, पुलिस की कार्रवाई जारी। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साधा सुक्खू सरकार पर निशाना, कहा सुक्खू सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कर रही है काम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने की दिशा में सरकार की पहल काबिल तारीफ। पहली बार एशियन गेम्स में भारत को मिले 100 से ज्यादा मेडल। और अब हम बात करते हैं महासंग्राम के। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार सभी जनहितैषी नीतियों को बदलकर राजनीतिक प्रतिशोध की नीति अपना रही है और पूर्व सरकार की ओर से शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे इस राज्य के आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो इस जो तनातनी चल रही है हिमाचल प्रदेश में और एक दूसरे पर यानी कि विपक्ष का सरकार पर हमला और सरकार की तरफ से कुछ नेताओं का विपक्ष पर सवाल उठाना, इस बीच इसकी सच्चाई क्या है और ये सब क्यों हो रहा है, इस बारे में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं विजय डोगरा, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हैं संजीव देष्टा, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजीव देष्टा जी आपके पास आना चाहता हूं। राजीव बिंदल जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार उन्होंने सुक्खू सरकार को, या यूं कह लें कि हिमाचल की सरकार को निशाने पर ले रखा है। उसके पहले से जयराम ठाकुर भी अक्सर जो है वो घेरते रहे हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। लेकिन क्या आपको यह लग रहा है ऐसी कौन सी बात है जो हालिया दिनों हमले और तेज हो गए हैं सुक्खू सरकार पर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमें इस विषय पर आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसे आपने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी हमेशा निशाना साध रहे हैं। ये सिर्फ 2 लोग ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से हताश, निराश और आशा की दृष्टि से देख रही है। जिस तरह से चुनाव से पहले कांग्रेस, सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे। जिस तरह से चुनाव से पहले कांग्रेस के चाहे केंद्रीय नेता थे, चाहे हिमाचल प्रदेश के जी अलग अलग जगह चुनाव प्रचार में नेता जा रहे थे, सब लोगों ने एक 10 झूठे पुलंदे के साथ एक झूठी 10 गारंटियां जो हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि में झूठ का सहारा लेकर सरकार में आने का प्रयास किया और सरकार में झूठ बोलकर पहुंचे। निश्चित रूप से इसका हिमाचल की जनता उनको जवाब आगे आने वाले समय में देगी, परंतु अभी इस समय जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, आपने कहा कि निशाना साध रही है। निशाना
यहाँ का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, चाहे यहाँ की हिमाचल प्रदेश की आम जनता है, जैसे मैंने कहा कि आशा की दृष्टि से देख रही है। हिमाचल प्रदेश के युवा जिनको कहा गया था कि हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे, वो हर वर्ष हम 1 लाख नौकरियां देंगे, परंतु हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां वो कैसे दे पाते, ये उनको भी एक बार आकलन करना चाहिए। क्या हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियों देने की सुविधा है या नहीं? ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हम हर परिवार की महिला को 1500 रुपए पर महीना देंगे, वो आज किसी भी महिला को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं अभी फर्स्ट फेज है आपका, मैं अभी इस पर पहले जवाब ले लेता हूं। मैं इस पे कांग्रेस का जवाब ले लेता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। आप सुने, इस पे कांग्रेस का जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ विजय डोगरा है, प्रवक्ता कांग्रेस। विजय डोगरा जी, सीधा आरोप है कि जिन गारंटियों के साथ आप सरकार में आए, आपको हिमाचल की जनता ने सत्ता सौंपी, हिमाचल की जनता के साथ आपने वादा खिलाफी किया, आपने झूठ बोला, आपके जो वादे थे वो सच में तब्दील होते नजर नहीं आ रहे हैं, बीजेपी का यह कहना है। आपने सुना होगा, जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 का बहुत बहुत आभार, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सरकार है, सुख की सरकार, जो हर वर्ग के साथ सामंजस्य बिठा के आज काम कर रही है। विषय ये था कि आज आरोप डॉक्टर बिंदल और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम जी की बात हो रही है, या प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल की बात हो रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्ष जब प्रदेश में सत्ता में रहे, तब क्या क्या कष्ट इस प्रदेश के लोगों ने नहीं सहे, ये मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देष्टा जी जिस तरह से कह रहे थे कि गारंटियां हमने दी, हम तो गारंटियां लागू कर रहे हैं। हम गारंटियां चरणबद्ध तरीके से, एक एक गारंटी को हम लोग इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक एक गारंटी को बहुत संजीदगी के साथ लागू करते जा रहे हैं। कौन कौन सी गारंटी लागू हुई अब तक? अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम की जो स्कीम थी वो पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, और एक पूरे देश में ये मॉडल बना है। दूसरी गारंटी 10,51,000 महिलाओं को चयनित किया गया है, जो पात्र महिलाएं हैं जिनको 1500 रुपया देना है। उनमें से 2,11,000 महिलाएं और जिला लाहौल स्पीति की सारी महिलाओं को 1500 रुपया देना आरंभ कर दिया है। और तीसरी गारंटी आप देखेंगे कि जॉब ओरिएंटेड, जो हम लोगों ने कहा था कि 5 लाख बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देंगे, उसके लिए कवायद शुरू है। और जो हमारा यहाँ सिस्टम था, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन था, उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के तहत जिस तरह से घोटाले पिछली 5 साल के सरकार के समय में हुए, भारतीय जनता पार्टी के समय, उसको हमने भंग करके नया सर्विस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हमने गठित कर दिया है। उसके तहत अब प्रक्रिया आरंभ है। हर तरह के व्यक्ति को, अब वो क्योंकि पात्र व्यक्ति हैं, अब ये जो आउटसोर्स और पर्दे के पीछे से जिस तरह से नियुक्तियां की जा रही थी इस प्रदेश में, अब उसके ऊपर लगाम लगाने का समय आ गया है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि हम जिसको भी नौकरी देंगे उसको हम डायरेक्ट कमीशन के माध्यम से हम नौकरियां देंगे। और तीसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति डॉक्टर बिंदल कर रहे हैं कि जी हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बंद करने का जो काम किया है, ये बड़ा असहनीय है। मैं तो ये कहता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे जो कृषि मंत्री हैं चौधरी चंद्र कुमार जी, और हमारी कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जो हिंदुस्तान में सारे प्रदेशों में एक नेचुरल फार्मिंग सिस्टम के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट चल रहा है, अब प्रदेश में हम लोग उसको जैविक खेती के नाम से, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के नाम से, हम लोग इसमें और बहुत से कंपोनेंट हम जोड़ने वाले हैं। हम लोग इसमें कोई भाई भतीजा बात नहीं करेंगे कि ट्रैक्टर उसी व्यक्ति को मिलेगा जो खेती ना करता हो, खनन करता हो, ट्रैक्टर हम उसको देंगे। कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी।
कांग्रेस ट्रैक्टर सब्सिडाइज ट्रैक्टर उसी व्यक्ति को देगी जी। जो व्यक्ति किसानी करता होगा, खेती करता होगा। ठीक है, मैं अब आप देखिए, हमने आप दोनों को मौका दिया शुरू में अपनी अपनी बात रखने का। अब संजीव देष्टा जी, आप बिल्कुल आजाद हैं, आप जो चाहें इनसे प्रश्न कर सकते हैं और जिस तरह से विजय डोगरा जी आप चाहें इनका आप उत्तर दे सकते हैं। अब सीधे आप जनता की अदालत में हैं, एक तरह से समझ लीजिए ये महासंग्राम 2024 से पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल 2024 से पहले जो अलग अलग राज्य हैं, खासतौर से जिस राज्य की हम कवरेज कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की या जम्मू कश्मीर की या लद्दाख की, वहां पर स्थितियां कैसी हैं। सो संजीव देष्टा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप क्या इनके उत्तर से संतुष्ट है? विजय डोगरा जी बिना मेरे कहे आप जवाब दे सकते हैं। जी संजीव जी बोले। देखिए, सुख की सरकार जैसे इन्होंने कहा, नाम तो सुख की सरकार है, परंतु हिमाचल प्रदेश के सभी लोग दुखी है। युवाओं को जैसे इन्होंने कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं, इनकी सरकार को बना हुआ 1 साल दिसंबर में होने वाला है, अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या इसका ये मुझे जवाब देंगे? और इन्होंने कहा कि 2,11,000 महिलाओं को हम 1,500 रुपए प्रति माह देंगे, अभी तक कितनी महिलाओं को मिलना शुरू हुआ है, इस बात का मुझे जवाब दें। और तीसरा, इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम किसानों की जो फसल होगी उस फसल की कीमत किसान खुद तय करेगा। इस बार का सेब का सीजन भी बीत गया जी, और बाकी फसलों के सीजन भी बीत विजय जी गए। आप इंटरप्ट कर सकते हैं, अभी तक अगर आपको लगता है कहीं पर कोई आरोप लगता है तो आपको जवाब आप इंटरप्ट कर सकते हैं, यू आर फ्री। ऐसा है जी, ऐसा आप है, दोनों एक दूसरे जैसा बात करते हैं, बोले। मुंह की रकम नहीं मिली बात बोल रहे, मैं जहां तक इन्होंने नेचुरल फार्मिंग की बात करना कही, नहीं चाहते, जी, पूरी पूरे बात तो देश सुनिए। भर में जो पैटर्न चल रहा है, हिमाचल प्रदेश एक मॉडल स्टेट बना था। हिमाचल प्रदेश में हजारों किसानों को प्रशिक्षित किया गया था नेचुरल फार्मिंग के लिए, परंतु आज जिस तरह से इन्होंने स्कूल बंद किए, कॉलेज बंद किए, पटवार खाने बंद किए, पटवार सर्कल बंद किए, एसडीएम ऑफिस बंद किए, इन्होंने जो डिनोटिफाई करने का जो सिस्टम किया, उसी तरह से आज ये नेचुरल फार्मिंग जो किसानों की आय का साधन है, जिसके लिए देखिए डोगरा जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे किसानों की लागत कम होगी और आय अधिक होगी, उस प्रोजेक्ट को भी ये बंद करना चाहते हैं। मात्र इसके पीछे इनकी एक राजनीतिक मंशा है। ये नहीं चाहते, ये किसान विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते कि किसान को इससे लाभ मिले। आपको किसान विरोधी कहा जा रहा है, किसानों को लाभ मिलेगा, नेचुरल रूप से किसान भारतीय जनता पार्टी से साथ जुड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बनेगा। ये लोग नहीं चाहते कभी किसानों के हित की बात करें। किसानों के लिए आज दिन तक अगर किसानों के कर्जे किसी ने माफ किए तो वो केंद्र की यूपीए सरकार ने माफ किए। आज किसान फिर से मुझे आपको डोगरा जी एक बात बताइए, 5 दिन से NH 5 बंद है। आज आपके बागवानी मंत्री वहां पहुंचे हैं, 5 दिन से वो उसी ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, किन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। इस प्रदेश में देष्टा जी आपदा किस तरह से आई है वो तो आप जानते हो। भारतीय जनता पार्टी जी, ये जो किस्सा है, ये आपदा का हिस्सा नहीं है, ये किसको एक विशेष पैकेज बनवा सकते हैं। जिस प्रदेश किसानों का सेब आजकल किन्नौर में सेब टूट रहा है, मंडियों तक नहीं पहुंच रहा है। तो 5 दिन सेब के लंबे ट्रक सड़क पर खड़े हैं। माननीय जगत सिंह नेगी जी आज 5 दिन बाद वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और बागवानी मंत्री होते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारे बागवानी मंत्री जा तो रहे, आपके बागवानी मंत्री तो 5 साल लोग सड़कों पे डटे रहे सेब मालिक अडानी के खिलाफ, तब तो आपके बागवानी मंत्री उनसे मिल नहीं सके। और किसान की फसल मंडी तक नहीं पहुंच रही है, किसान बिल्कुल हताश है। ऐसी कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, और किसानों के बारे में कांग्रेस ही सोच सकती, किसानों के बारे में कांग्रेस नहीं सोच सकती। जिस कांग्रेस ही सोचती है देष्टा जी। में अपना खेत का जो सेब है जब सड़ रहा था उसको नाले में फेंकना पड़ा, उस किसान पर किस तरह से 1 लाख का जुर्माना आपकी सरकार द्वारा किया गया, ये बहुत शर्मनाक बात है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट इस बार हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक ने ये कहा है और आपने उसको बदनाम किया। जवाब लेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, कई आरोप लगे हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जो है वो आरोप लगाना उसका मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक धर्म है, चूंकि वो विपक्ष की पार्टी है, और ये इसका जवाब देना, सफाई देना जो सत्ता पक्ष का काम है। मैं चाहूंगा कि विजय डोगरा जी अब आप बोले जरा, ताकि आवाज साफ मिल जाए, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही थी। बोले आप। जी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस बार ये तो एक षड्यंत्र के तहत जो नाले की बात कर रहे हैं,
और नाले में सेब किसने गिरा है उसके ऊपर अब मैं राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश का सेब उत्पादक उसने ये कहा कि विकट परिस्थितियों में भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सारे प्रबंध करने के बाद सेब मालिक वो ये कह रहे हैं कि आज हमें अगर पैसे मिले हैं या हमारा अगर सेब अच्छे दाम में बिक रहा है उसका श्रेय भी सरकार को जाता है। सरकार ने विकट परिस्थिति में भी सड़कें टूटी हुई थी उसके बावजूद भी सेब मंडियों तक पहुंचाया और लोगों ने अपने सेब का तोड़ान करके आड़तियों तक पहुंचाया और बॉम्बे तक सेब गया। लेकिन सवाल ये है कि आज की इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 4 करोड़ विपक्ष की भूमिका निभाए। संजीव देष्टा जी, मैं सिर्फ आपसे इस पर थोड़ी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। संजीव देष्टा जी, क्या ये भी सही नहीं है कि अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा जो है वो कहर बनकर टूटी है? क्या इसको थोड़ा समय देना नहीं चाहिए? देखिए, आपदा का जब विषय है, आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, इसके साथ नेचुरल कैलेमिटी के साथ ना कुछ कांग्रेस कर सकती है ना भाजपा कर सकती है। इसमें जहां तक हो सकता था भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आपदा की इस घड़ी में, चाहे हमारे विचार परिवार के संगठन है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, आपदा की इस घड़ी में जनता के बीच रही है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी है, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी है, चाहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, चाहे हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अपने पूरे परिवार अपने टीम के साथ पूरे आपदा के समय में लोगों के बीच रहे। हमने लोगों की मदद की और केंद्र से समय समय पर पैकेज आता रहा। आने वाले समय में भी जो आंकलन हो रहा है उस आंकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद की जाएगी। ठीक है, विजय डोगरा जी, आपको क्या लगता है कि जो गारंटियां पूरी नहीं हो पाई या हो जाती, क्या ऐसा लग रहा है, क्या आप ये कहना चाहते हैं, या क्या ये जो आपदा जो है इतनी जो है थोड़ा विकराल रूप अख्तियार करके आ गए, क्या ये कारण बना कि कुछ गारंटियों को आप समय पर अभी पूरा नहीं कर पाए? सवाल ये है, जो गारंटियां हमने दी हैं, हमारा तो ये दस्तावेज अब सरकारी दस्तावेज है, जो घोषणा पत्र हमारा है वो अब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और गवर्नमेंट उसको लागू करेगी। सवाल ये है कि ये जिस तरह से आज ये कह रहे हैं, क्या ये कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि आज कहा और पूरी हो गई बात? 5 साल के लिए लोगों ने सरकार को चुना है और लोग चरणबद्ध तरीके से सरकार हिमाचल प्रदेश में संभव है। ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं। हालत ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ये पहली मर्तबा हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ कि लोगों के पिछली सरकार के समय में ये बहुत बड़ा आरोप है विजय डोगरा जी, बहुत बड़ा जो आरोप है ये कि केंद्र के आए हुए पैसे पर कांग्रेस लोग बंदर बाट कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है आप पर। किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये कांग्रेस के कोई एहसान कर दिया। वो हमारे हिमाचल प्रदेश का दय था। केंद्र सरकार अगर चाहती तो स्पेशल पैकेज के रूप में जैसे बाकी प्रदेशों को देते हैं वैसे हिमाचल प्रदेश को दे सकती थी। और उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उसमें भाई उत्तराखंड के अंदर 2013 में बहुत बड़ी त्रासदी आई केदारनाथ और बद्रीनाथ के इलाके में। वहां पे यूपीए की सरकार ने विशेष पैकेज भेजा था उस स्टेट के लिए। जम्मू कश्मीर में 2014 में बहुत बड़ा की चिंता केंद्र सरकार करेगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कर रही है। परंतु आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश 2013 की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आपकी सरकार ने, आपके केंद्र की सरकार ने जो लॉलीपॉप दिखाने की हकदार है उनको नहीं मिल रहा है। ये तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का बड़प्पन है कि फिर भी वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से जाके मिले और उनको ये कहा कि आप तो सिर्फ केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते हैं तो विशेष पैकेज तो दे रहे हैं। लेकिन देश का जिस तरह से जो हालात प्रदेश के हैं, जाता है केंद्र मुख्य प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, वहां पर गिड़गिड़ाते हैं, परंतु जो हिमाचल प्रदेश में गिड़गिड़ाने का काम नहीं है, ये हमारा हक है। कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में तो जो केंद्र से मिलना है, गिड़गिड़ाने की बात नहीं है देशा जी। ठीक है, मैं दोनों तरफ से बातें हो गई। मैं आप लोगों को दोनों को 30-30 सेकंड देना चाहता हूं, सिर्फ 30-30 सेकंड। विजय डोगरा जी, आपको जो कहना है 30 सेकंड में कहिए कि ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है इसका उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसमें कितना जो है ये सरकार को इससे सीखने की चीज है, या फिर ये कि आपके पास क्या इसका तर्क है? 30 सेकंड, उसके बाद संगीत देष्टा मौजूदा अध्यक्ष हैं, बोले विजय जी। घोटाले में संलिप्त थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से फाइनल राउंड इसमें एक करके बोलिए आप प्लीज। विजय डोगरा जी, पहले आपको समय दिया है 30 सेकंड, फिर आपको बोलना है। लेना चाहिए
जिस व्यक्ति ने स्वयं उस घोटाले में संलिप्तता को देखते हुए त्याग पत्र दिया था, उस व्यक्ति को वो आज हमारे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि हमने विकट परिस्थितियों के बावजूद भी इस प्रदेश को संवारने का काम किया है। तो अब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने सारी बातें होने के बावजूद भी 4500 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज के राहत के तहत जो लोग आज निर्वासित जिनके संजीव देष्टा, मुझे आपका समय कट करना पड़ेगा। संजीव देष्टा प्लीज। उनके लिए उन्होंने जिन लोगों को कभी ये 5000 रुपया देते थे उनको आज 1 लाख रुपया दे रहे हैं, जिनके छोटे मोटे घर क्षतिग्रस्त हुए, जिनके मकान ढह जाते थे उनको 1 लाख रुपया देते हैं। आज प्रदेश की सरकार उनको 7-7 लाख रुपए के वो दे रहे हैं। और जो शरणार्थी संजीव देष्टा, ठीक है विजय जी आपका समय आप रोकिए। मैं चाहूंगा फाइनल सबरी संजीव देष्टा प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा किसान मोर्चा के, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो विषय आज हमने लिया था कि भाजपा की जो सरकार, मतलब भाजपा के जो नेता हैं, चाहे राजीव बिंदल हो या जयराम ठाकुर है, या वो सुखू सरकार लगातार हमले बोल रहे हैं, उसका कारण क्या है और क्यों ऐसी स्थिति है? 30 सेकंड आपको समराइज करने के लिए संजीव देष्टा। इसके पीछे कारण कोई नहीं है, इसके पीछे कारण एक बिल्कुल साफ है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जिस तरह से आज हताश, निराश और परेशान है, उन लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, सरकार जो सोई हुई है इस सरकार को जगाना, यही सिर्फ इसके पीछे एक हमारा मकसद है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH में महासंग्राम 2024। और अब विजय डोगरा और संजीव देष्टा दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपना समय दिया। अब रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। कश्मीर घाटी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाल ही में हुई दुखद हत्याओं को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य नहीं है। उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1990 में आतंकवाद फैलने के बाद कश्मीर घाटी से लंदन भाग गए थे। यानी कि आरोप और प्रत्यारोप दोनों जो है वो बराबर चल रहे हैं। ऐसे में ये स्थिति भी क्या इसलिए बन रही है चूंकि सबको पता है राजनीतिक दलों को कि आने वाले समय में लोकसभा के इंतखाबात होने हैं, चुनाव होने हैं, इसलिए अभी से मोर्चाबंदी तेज कर दो। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप दोनों को ये बयान सुना दूं कि क्या कहा था उमर अब्दुल्ला ने और जवाब में क्या कहा है अशोक कौल ने। सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी जो कश्मीर में 1986 से ही शुरू हुई थी और 1990 से उसने एक विकराल रूप लिया था, वो अब नहीं है। लेकिन जो करने वाले थे और कराने वाले थे उनको भी लगता है कि भाई ये क्या हो गया है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमने जो इस प्रकार के लोग हैं, सरकार उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने की बात कर रही है। और जरूर आप देखेंगे ये जो छुटपुट लोग और अभी बचे हैं ये भी थोड़ी देर बाद में समाप्त हो जाएंगे। हम इस प्रकार की टारगेट किलिंग को भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कंडेम करती है। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं, साथ साथ हुकूमत से और सबीर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता। सबीर, मेरा सवाल यहां पर यह होगा कि उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि स्थिति जम्मू कश्मीर में सामान्य नहीं है, बीजेपी बार बार ये कहती है, उसके बड़े नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो गए हैं, तो क्या माना जाए कि ये जो अब एक नया जो इसमें नई तेजी आई है इस सियासी जंग में, ये क्या चुनाव से पहले को लेकर के एक अपने अपने मोर्चे को मजबूत करने की ओर एक पहल है, कदम है? देखिए विशाल, ये तो नेचुरल सी बात है। अपोजिशन पार्टीज को मुद्दे चाहिए और इससे बड़ा मुद्दा उनको क्या मिलेगा। देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके लीडरान हैं बीजेपी हाईकमांड के, या जम्मू कश्मीर यूनिट के बीजेपी के वर्कर हों या लीडरान हों, हर कोई जब भी हमसे हम बात करते तो एक ही जवाब आता है कि हालात बहुत हद तक ठीक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर वैली में अब स्टोन पेल्टिंग
नहीं होती, हड़ताल नहीं होती, किलिंग्स का सिलसिला कम हुआ है, मिलिटेंसी का ग्राफ नीचे गिरा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों में लगातार हमने देखा टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जिसमें एक कॉप की हत्या हुई, एक कॉप इंजर्ड हो गया, इस तरह से नॉन लोकल लेबरर को भी उसकी भी हत्या कर दी। तो इस बहाने अपोजिशन को अब सरकार पे टारगेट करने का और बीजेपी पर टारगेट करने का एक मौका मिला। इसी तरह उमर अब्दुल्ला हो, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, लगातार हर कोई यही बात कर रहा है। और खासकर उमर अब्दुल्ला की बात हमने सुनाई, उन्होंने कहा कि हालात ठीक नहीं है कश्मीर में। जो लोग नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, वो उनको ये समझना चाहिए कि कश्मीर में अभी हालात ठीक नहीं है। उस पर आज अशोक कोल ने, जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, उनसे पूछे, उमर अब्दुल्ला अगर बात करते हैं कि नॉर्मल सी है, तो उनसे पूछे कि आपके वालिद साहब और आप दोनों जब 90 में हालात खराब हो गए थे, कश्मीर वैली झुलस रही थी, हालात बहुत खराब थे, मिलिटेंसी थी, लोगों की हत्याएं हो रही थी, तो आप कहाँ भाग गए थे? आप तो लंदन चले गए थे, आपने जम्मू कश्मीर को ही त्याग दिया और फिर लंदन में आप अच्छी जिंदगी वहां गुजारने लगे। तो आप क्या आज बात कर रहे हैं? हम ये मानते हैं कि उनका ये कहना था अशोक कोल का कि हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन आतंकवाद तकरीबन खत्म होने के कगार पे है। और बचे कुचे जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको भी मार गिराया जाएगा, उनको भी सजा मिलेगी। उनका ये, लेकिन नॉर्मलसी के नाम पे देखिए, हर मुद्दे चाहे कोई भी हो, और जो मिलिटेंसी टेररिज्म में जिस तरह से ये एक मुद्दा बना है, टेररिज्म का मुद्दा है, ये लगातार आगे चल के भी राजनीतिक तूल पकड़ता रहेगा। और फिलहाल जो टारगेट किलिंग्स अभी कुछ हुई हैं, उस पर अपोजिशन पार्टीज का जवाब बीजेपी अपनी तरफ से दे रही है। लेकिन मिसाल जो, क्योंकि मुद्दा आपने सही कहा 2024 है, 2024 से पहले आपने अपनी जमीन तलाश रही है, चाहे बीजेपी चाहे अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टीज को एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी पर हमला करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमला करने का, लेकिन बीजेपी भी पलटवार कर रही है। और उसकी जो नेता है लगातार यही कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि आतंकवाद पूरी तरह से नहीं खत्म नहीं हो, लेकिन जो लोग टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो आतंकवादी इन चीजों में मुलविस हैं, उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मार गिरा देंगे और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो खत्म होगा। जी विशाल समेत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो जम्मू कश्मीर में भी इस बात का आभास बिल्कुल तमाम राजनीतिक दलों को हो चुका है कि चुनाव लोकसभा का आने वाला है, और इसलिए वो अपने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर रहे हैं। और इस तैयारी का एक बड़ा हिस्सा है कि जो विरोधी पक्ष है उस पर हमले करो, सियासी हमले करो, जुबानी हमले करो, और इस हमले के इस सियासी मैदान में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। तो फिलहाल हमें दे इजाजत, और आप बने रहिए न्यूज़ 18 जे के के साथ।